बताऊंगी, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो अपने आप में बहुत बड़ा है। इट्स कवरिंग ऑल द अदर सब्जेक्ट्स। तो जैसे मुझे डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया है कि यहाँ पे हमारे पास साइंसेस और आर्ट्स दोनों के बच्चे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि साइंसेस के बच्चे और आर्ट्स के बच्चे कैसे जो है अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। सो उससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, इट विल बी अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन। डोंट थिंक सो कि एक लेक्चर हो रहा है, हमने कुछ पूछना नहीं है। यू कैन आस्क मी, यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स ऑल्सो। जो भी आपकी क्यूरी होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होंगे, आई वुड लव टू गिव द आंसर। तो आज का हमारा जो विषय है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में कौन कौन से रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन कौन से इमर्जिंग ट्रेंड्स चलते हैं, आप कैसे, किस विषय के ऊपर आपको रिसर्च करनी चाहिए, कौन कौन से वेरिएबल्स आपको चूज करने चाहिए। लेट्स से हम वेरिएबल्स को ढूंढते हैं जब, तो कौन सी ऐसी साइट्स है वहां पे जाके आप जो है अपने वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने कुछ वो भी अपने स्लाइड में ऐड किए हैं, ताकि मैं आपको ऑनलाइन उसका डेमोस्ट्रेशन भी दूंगी, ताकि आप वहां पे जाके अपने कोई भी वेरिएबल्स को जब लिखोगे तो देन यू कैन फाइंड आउट good thesis dissertations there. So now I would like to ask Dr. Shilendra, can I share my screen? Yes, ma'am, no problem. Okay, so let me share my screen. Just a minute, I'm just. Okay. So I hope so my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay, okay, thank you for your response. Okay, so as you can see that today our topic is emerging trends of research in field of educational psychology. जैसे मेरी जो पीएचडी है, आई हैव डन माय पीएचडी इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी। प्रेजेंटली आई एम टीचिंग बीएड एमएड स्टूडेंट्स। सो वहां पे आपका क्या स्कोप है, आप कैसे किन किन क्षेत्र में अदर देन टीचिंग आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी सी एक डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू जस्ट गिव मी द आंसर, व्हाट इज रिसर्च? कैन यू डिफाइन रिसर्च इन योर ओन वर्ड्स? I can see so many students here. Yes, voluntary you can come, you can unmute yourself. So what is research? Yes, anyone? Good evening, ma'am. Yes, Pradeep. Ma'am, I think research is finding solution of a particular problem with the help of scientific steps. Very good. Yes, thanks for your response, Pradeep. Yes. So what is the research? Research is we can say it's a that kind of process where we are going very deep to find out the solution of the problems. सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड वेन हम जब हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस जो प्रोसेस चल रही है उसके पीछे, व्हाट आर द रीजंस। लेट्स सी, अगर हम पोल्यूशन की ही बात करते हैं, पोल्यूशन के ऊपर हमने रिसर्च की कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द सजेस्टिव मेजर्स, ओके, हाउ कैन वी इम्प्रूव इट, सो मेनी थिंग्स। तो वो एक रिसर्च का विषय बन जाते हैं। जब उससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करते हैं, या हम क्वांटिटेटिव बेस पे या क्वालिटेटिव बेस के ऊपर डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो एक रिसर्च का दायरा बन जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो रिसर्च में होती हैं। एक खास विषय के ऊपर हम अपना जो है वर्कआउट करते हैं, और वो खास वर्क जो है उससे रिलेटेड कौन सी पॉपुलेशन लेंगे, ये सब जो है रिसर्च के बीच में आ जाते हैं। तो आपने अभी अपना कोर्स वर्क लगाया होगा, सो यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट यू मीन बाय रिसर्च। अब हम बात करेंगे कि अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट, ओके, एजुकेशन बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट्स है।
अगर मैं एजुकेशन की बात करती हूँ तो लेट्स सी, here I would like to give you one example. Let's see if a teacher is handling her children in a well manner in the classroom, the child will never skip the class. There will be very less dropouts. The child will be very regular in the class. Let's see if you have got some kind of good experiences from your teachers. That is why today you are here at the level of pursuing your PhD course. So it's mean when we are getting very smooth environment, flexible environment, proper guidance, देन तो हम क्या करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी अगर हम 10th पास आउट करते हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो +2 में जाते हैं. +2 के बाद हम सोचते हैं चलिए ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं मास्टर्स भी कर लेते हैं. देन फाइनली हम क्या सोचते हैं, चलिए हायर एजुकेशन में चलते हैं, पीएचडी भी करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है. तो अगर आपको जितना अच्छा रिलेशनशिप गाइडेंस में मिलेगा, यू विल परस्यू योर हायर एजुकेशन ऑल्सो. तो एजुकेशन में है आप क्या कर सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स के ऊपर काम कर सकते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशंस को जो है मेंटेन करके रखते हैं, और फर्दर वही फैक्टर्स जो है वो बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट में भी हेल्प करते हैं, मोटिवेशन में हेल्प करते हैं, लर्निंग में हेल्प करते हैं. बहुत सारे ऐसे दायरे हैं. इसी के अलावा हम टीचर का क्या रोल है लर्निंग प्रोसेस में, अगर टीचर कोई अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं तो वो कौन कौन सी है, कैसे इफेक्ट करती हैं. एजुकेशनल काउंसलिंग, आजकल हर स्कूल में काउंसलर की जो है वो जरूरत है. सीबीएसई ने ये अनाउंस कर दिया है, इवन इन द पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और मे बी योर ऑन स्टेट बोर्ड, दे हैव आल्सो डिक्लेयर्ड दैट देयर इज अ नीड ऑफ काउंसलर इन एवरी स्कूल, बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए. तो वहां पे काउंसलर के लिए कौन एक्ट कर सकता है, दोज हु आर हैविंग सम इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी, science and technology education. So let's see right now in this pandemic, one thing we have just got online system, use of technology in the education field. So आज हम apart from so many distance, we are from different states, but still we can listen each other, we can see each other. तो इसका श्रेय किसको जाता है, टेक्नोलॉजी को. जब इसी टेक्नोलॉजी को हमने एजुकेशन के साथ जोड़ा तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, देन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट में. ये सब ऐसे कुछ शोध के विषय हैं जो हमारी शिक्षा क्षेत्र में आते हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच कम्स अंडर द एजुकेशन. नाउ लेट अस सी अबाउट सम साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान. सो मनोविज्ञान में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं ऐसे वेरिएबल्स को लेते हैं, लेट्स सी मोटिवेशन, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, लर्निंग, ओके, इंटेलिजेंसी, एबिलिटीज, ओके, ये सब जो टॉपिक्स हैं हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है. अब जब हम साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को एजुकेशन के साथ जोड़ देंगे तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी बन जाएगी. उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगी और कुछ टॉपिक आप खुद भी फ्रेम करेंगे. हम अभी लाइव एक दो जो है टॉपिक्स को फ्रेम करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं. तो इसमें हम बुलिंग की बात करते हैं, साइकोलॉजी बुलिंग. अब बुलिंग एक ऐसा विषय है जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से वेरी फ्रीक्वेंटली इट इज अकिंग नियर बाय आवर लाइफ, चाहे वो सोशल बुलिंग हो या हमारी मीडिया की बुलिंग हो, किसी भी टाइप की बुलिंग हो. इट्स अ यू नो इट्स इम्पैक्टिंग वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स लाइफ. तो उसका बच्चे के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है उससे रिलेटेड हम कुछ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को ले सकते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन ले सकते हैं, मीडिया वायलेंस का और बच्चों का आपस में क्या संबंध है, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ने ही हमें बताया है कि क्लासरूम में हमारे क्लासरूम में 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज. अब हमें साइकोलॉजी ने ही बताया है कि एक टीचर ने जब क्लास में एंटर करना है तो उसने अपने माइंड में ये 3 कैटेगरीज को रख के जाना है कि मेरी प्रेजेंस में मेरी टीचिंग लर्निंग मेथड से इन तीनों कैटेगरीज के बच्चों को बेनिफिट हो. तो ये किसकी निशानी है, ये एक ऐसे टीचर की निशानी है, he or she is having a good command on the educational psychology. कैसे अपनी टीचिंग को as per the need of the child उसने मॉडिफाई कर.
चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं या जेंडर रोल्स की बात करते हैं, ये बहुत ही कॉमन विषय हैं और इमर्जिंग विषय हैं। इनके ऊपर भी हमें जो है इन डेप्थ में बात करनी है। देन एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग प्रोसेस, नो डाउट जो है हमारे देश में जो है एजिंग प्रोसेस से रिलेटेड हमारे ओल्ड एज जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आप थीसिस को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे थीसिस हैं जो ओल्ड पीपल के ऊपर हुए हैं, ताकि उनसे हमें जानकारी मिलके फर्दर हम उनकी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे जो है वो हमारे पास जो है वो विषय हैं शोध के। अब हम बात करेंगे, यू कैन सी एट योर स्लाइड्स, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। वी नो व्हाट इज एजुकेशन टॉपिक, वी नो व्हाट आर द साइकोलॉजिकल टॉपिक्स। अब दोनों को मिलके हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी बन गया। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए मैं आपको एक जो है टॉपिक अभी दिखाऊंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है। एक्चुअली इट्स वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चाइल्ड का बिहेवियर स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, कि बच्चे का एजुकेशन के साथ क्या बिहेवियर है। ये एक ऐसी ब्रांच है जिससे हमें ये भी पता चलता है कि हम कैसे बच्चे की प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे इम्पैक्ट ऑफ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इम्पैक्ट ऑफ ब्लेंडर लर्निंग ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ चाइल्ड। जैसे मेरा एक खुद का स्टूडेंट ही है, वो इसी विषय के ऊपर हम लोग ब्लेंडर लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारा जो वेरिएबल्स हैं, हमने एंजाइटी, एटीट्यूड, एकेडमिक अचीवमेंट दिया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर कन्वेंशनल मेथड से हम बच्चों को पढ़ाते हैं या हम ब्लेंडर लर्निंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनकी एंजाइटी लेवल के ऊपर, उनके एटीट्यूड के ऊपर और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर क्या असर होता है। तो व्हाट इज दिस? कुछ टॉपिक्स कहाँ से लिए? एजुकेशन से। कुछ टॉपिक हमने लिए साइकोलॉजी से। दोनों को मिला दिया तो एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये जो है ओवरऑल एक डेफिनेशन है, और हम उसमें क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं बिहेवियर को, कि कैसे, लेट्स सी अब इससे हमें क्या पता चल रहा है। जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने अभी एनालिसिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो ये पता चला है कि जिन बच्चों को हमने ब्लैंड फॉर्म में, ब्लेंडर लर्निंग फॉर्म में पढ़ाया है, कंट्रोल ग्रुप में जिनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ पढ़ाया है, उनकी अचीवमेंट जो है वो ज्यादा आई है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव आया है और उनमें एंजाइटी कम पाई गई। तो इससे फिर हम बाद में पॉलिसीज आती हैं, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 यही कहता है कि बच्चों को हमने लर्निंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, फील्ड बेस के साथ पढ़ाना है। तो ये कोई बातें हमने या आपने नहीं की है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिसर्च में वी ऑलवेज ट्रस्ट ऑन एविडेंसेस। हम कुछ भी अगर बोलेंगे तो उसके जो है फेवर में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने कोर्स वर्क लगा लिया है तो आपको इस चीज की नॉलेज हो गई होगी कि whenever you are writing anything, even a single line in your thesis, in your PPT, or whenever in your assignments, you have to quote that author's name, that this thing is said by that person. On the basis of that, we are further, we can give our own wordings to just little bit modify that one to avoid the plagiarism. What is the plagiarism? I will also inform you this in between, or in between the this session. तो ये सब चीजें जो है हमें हेल्प करती हैं for to work in a particular field. Now there are some great educationalists also, as well as the psychologists also, those who have defined educational psychology. So if we talk about C.E. Skinner, what he is saying कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें हम डील किसके साथ करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग। मीन्स कौन कौन से मेथड टीचर अगर यूज कर रहा है तो उससे कैसे लर्निंग हो रही है, एक्टिव लर्निंग हो रही है, पैसिव लर्निंग हो रही है। सो टीचिंग और लर्निंग के बारे में हमें स्किनर ने प्रो एंड प्रो दे आर सेइंग कि ये हमें एक्सपीरियंस जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें एक्सप्लेन करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, व्हेन ही टेक बर्थ, आफ्टर हिज बर्थ he doesn't know how to feed, okay, but
slowly the child learns how to take feed from his or her mother. तो वो क्या है, वो उसी वक्त से सीखता है, जन्म के जस्ट एक कुछ दिनों बाद वो सीखता है कि और मतलब जस्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज वी आर लर्निंग डेली. सो ये लर्निंग किस लिए है? बिकॉज वी वांट टू लर्न, दैट इज आवर मेंटालिटी. Then E.A. Peel has also given this is the science of education. So why science of education? What is the science? Science means experiment. Educational psychology is also scientific in nature because here we are also working on the subject. In science, we are working in the lab. Similarly, in the educational psychology, we are also working in the field. We are working in the classroom. We are working on the student. We are working on the curriculum. So what is this? This is also a kind of the science. And you know, in science, when we are conducting experiments, तो experiments करते हैं, inferences करते हैं, stats लगाते हैं, तो डाटा होता है हमारे हाथ में. उसी तरह साइंसेस में हम बात करते हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी भी एक साइंस है. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और यहाँ से हमें क्या पता चलता है? चाइल्ड की ग्रोथ के बारे में और चाइल्ड की डेवलपमेंट के बारे में. तो ये कुछ जो है डेफिनेशंस हैं जो हमें हमारे एजुकेशनलिस्ट में दिया है. आई होप सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. इफ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क. I hope so you all are listening me and you are getting something. Now let's see in the next that teaching objectives of educational psychology. So if you are going for the educational psychology, तो इसके आपके teaching के साथ क्या objectives रहेंगे? So कहीं ना कहीं through that educational psychology you come to know your child. You can understand your child. Let's see, let's take an example. Right now parents, they are very conscious. Just after their +2, they take their child for aptitude test. Means हमारे बच्चे का aptitude कहाँ पे है? जब हम when we were small तो तब इतना ज्यादा नहीं था. Parents, they were not very much well aware. उसमें ये था कि नहीं, फादर ने साइंसेस के साथ ग्रेजुएशन किया तो बच्चा भी साइंस करेगा, मदर टीचर है तो बच्चा भी टीचर बनेगा. सो दे वर नॉट हैविंग मच मोर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स दिस थिंग. तो लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो हैं, दे आर वेरी स्मार्ट. दे नो दैट दे फर्स्ट वांट टू नो वेयर द एटीट्यूड ऑफ देयर चिल्ड्रन इज हैविंग. तो इसका जो है श्रेय भी कहीं पे जाता है हमारी साइकोलॉजी को, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को. तो इससे क्या होता है? पेरेंट्स को हमें अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे आर रिक्वायर्ड, what are their abilities, and on the basis of their abilities we are further letting them to choose their career. Then through that we also get some kind of understanding on the nature and principle. Means learning को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं. शोध से ये पता चलता है कि लर्निंग को कौन कौन सी जो चीजें हैं वो इफेक्ट करती हैं, ये हमें इनसे पता चलता है. Then we also to understand appreciated factors influence the individual ability to learn. एक बच्चा जो है वो कैसे लर्न कर सकता है वो हमें पता चलता है, क्योंकि साइकोलॉजी हमें ये सब कुछ सिखाती है. तो जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, डेप्थ पढ़ते हैं, लर्निंग, इंटेलिजेंसी, मोटिवेशंस, ओके, ये सब चीजों को पढ़ते हैं, एटीट्यूड, एकेडमिक अचीवमेंट, तो हमें पता चलता है कि एक एक बच्चे का जो है लर्निंग जो है, लेट्स सी, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. Even those who are identical twins, they are not same. They are not same. They have different taste. They have different choices. So how can we expect that if there is a 30 student, 60 student in the class, they all are having the same IQ? Never. So if we have done educational psychology, then we can only understand these psychological differences. So here I would also like to give you one example of तारे ज़मीं पे. सभी ने देखी होगी ये movie. तारे ज़मीं मूवी पे आपने क्या देखा है कि वो जो बच्चा है उसका he was having some learning disability, लेकिन उसको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, and he was having some other area of interest. उसका एटीट्यूड कहीं और था.
So when he met with his teacher, there was drastic change in his personality. So the thing is that the teacher can bring the drastic changes in the personality of the child. तो ये सब उसके साथ हो सकता है जिसको कहीं ना कहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन है. Then next is here to evaluate teaching efficiency. Let's see, I am teaching and later on I have taken a test of my class. Then I come to know that more than 50% students they have not shown very good performance. 50 से भी ज्यादा बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है. इवन वो बच्चे जो क्लास में बहुत अच्छे थे उनका भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया है. तो इससे मुझे क्या पता चला कि देयर वाज समथिंग गैप इन माय टीचिंग. कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने की स्ट्रैटेजी में कोई फर्क था या तो कंटेंट बहुत टफ था मे बी. तो अब then what will be there? I can improve. I will try to add some more content. I will try to change some strategies, approaches or methods. Then again I can conduct the test. तो हमें इससे जो है टीचर को अपनी एफिशिएंसी के बारे में भी पता चलता है कि where she needs to work. To develop an appreciation of individual and importance of individuals with their individual differences. So this point is already taken earlier, so I'm just skipping this point. तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी में हमें जो है एबिलिटीज का पता चलता है कौन कौन से. लेट्स सी सेल्फ रेगुलेशन. कैसे आप सेल्फ रेगुलेट कर सकते हो? हाउ कैन यू मेक योर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. सोशल और इमोशनल वेरिएबल्स जो है उनका किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ पे क्या असर होता है. सोशल एंड इमोशनल कंपोनेंट. सो सोशल में क्या आ सकता है? बुलिंग आ सकती है, सेल्फ रेगुलेशन आ सकती है, मोटिवेशन हो गया, इमोशन हो गया. सो ये वो टॉपिक्स हैं जो एक चाइल्ड को बहुत इफेक्ट करते हैं. इमोशन इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. सो अर्लियर इंटेलिजेंस वाज कंसीडर्ड एज अ मेन सब्जेक्ट. सबसे पहले इंटेलिजेंस को माना जाता था कि इंटेलिजेंस जो है अगर एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो किसी भी क्षेत्र में जो है सक्सेस जो है अचीव कर सकता है. लेकिन उसके बाद फिर एक नया वर्ड इमर्ज हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस. हाउ टू यूज योर इमोशन, हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस. कि अगर इंटेलिजेंस इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस उससे भी ऊपर रखा गया कि अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, यू कैन नॉट गेट सक्सेस. You will be very low on your failures, okay, and you will be very high. You will not be able to grab your success. तो ये बात आई कि अगर आप इमोशनली फिट नहीं हो तो आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते. Then above that is a spiritual intelligence, which is the need of the hour nowadays. We all are having anxieties in our life. We all are having tensions. सबके पास स्ट्रेस है. तो लेकिन उस स्ट्रेस के साथ अगर हम अपने आप को मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को फाइंड आउट करते हैं, खुद से बात करते हैं, खुद रेगुलेशंस करते हैं अपने बारे में, तो हमें काम मिलती है, पीस मिलती है. So India is a land of spirituality. That is why many foreigners they are just visiting to our country to just feel that vibes. तो ये चीजें जो हैं इंटेलिजेंसी को उन्होंने बिल्कुल नीचे कर दिया है और ये चीजें ऊपर आ गई हैं. लेट्स टेक सम एग्जांपल. यू मे हैव सीन मेनी सेलिब्रिटीज. बालिका वधू आप सबने देखा होगा. बालिका वधू जो एक सीरियल था, प्रत्युषा बैनर्जी उसमें जो मेन किरदार थी. ऐसे ही जिया खान की हम बात करते हैं, अगर सुशांत सिंह की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटीज थे. गुड जो उनका करियर था, दे वर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस आल्सो. सब कुछ था उनके पास. कमी कहाँ थी? इमोशनली इम्बैलेंस थी. इंटेलिजेंट भी थे. सुशांत जो था वो सबसे पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी में माना जाता है कि ही वाज दैट पर्सन. लेकिन इमोशनली स्पिरिचुअली दे वर वेरी वीक. दैट इज व्हाई दे वर नॉट एबल टू कोप अप द स्ट्रेस इन देयर लाइफ. एजुकेशन साइकोलॉजी हमें सिखाती है कैसे अपने आप को कोप अप करना है अनफेवरेबल कंडीशंस में. फेवरेबल में तो हम कर लेते हैं. द थिंग इज दैट वी हैव टू मेक आवरसेल्फ cooperative, okay. We have to make ourselves ready to face the challenges for our failures also.
और कहीं ना कहीं इसमें हमारे पेरेंट्स का या हमारे टीचर्स का या हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज वी ऑलवेज आस्क आवर चिल्ड्रन रेडी फॉर सक्सेस, रेडी फॉर सक्सेस। हार्डली हम में से कितने के पेरेंट्स ने आपको ये बोला होगा कि चलिए कोई बात नहीं बेटा, अगर आप नहीं भी पास हुए इट्स ओके। अभी एक आई थिंक अमूल की एक एड आती है, बड़ी अच्छी एड है। तो फादर बोलता है कि अगर फर्स्ट आओगे तो ये फ्लेवर खाएंगे, सेकंड आओगे तो ये वाला फ्लेवर खाओगे, और फिर वो अपने बच्चे के साथ हंस के बोलता है पास तो हो जाओगे ना। सो दैट इज द थिंग, इंजॉय। अगर फेल भी हो गए हो, जस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। तो इसके लिए पेरेंट्स को जो है अपना माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि हाउ वी हैव टू बूस्ट आवर चाइल्ड इमोशनली, क्योंकि हर जगह आपकी इंटेलिजेंसी काम नहीं आती है। आपकी इंटेलिजेंसी हर जगह काम नहीं आती है बेटा। आपने कैसे सिचुएशंस में अपने इमोशंस को बैलेंस किया है। अगर आप बहुत एक्सट्रीम ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में हो, आपने कैसे स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने आप को हैंडल किया है, ये चीजें आपको सक्सेसफुल बनाएंगी रेदर देन योर इंटेलिजेंस। तो ये सब चीजें हमें तब पता चलती है जब हम जो है अपने आप को तैयार करते हैं लर्न करने के लिए, चीजों को बहुत बढ़िया रूप में देखने के लिए। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है पढ़ने को और सीखने को मिलती है। सो नाउ अगर हम बात करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशन सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है आजकल। हम किसी भी एक चीज को एक मेथड के साथ नहीं पढ़ा सकते हैं। लेट्स सी, science teacher is there and science teacher is always using lecture method in the class। तो क्या आप सोचते हैं कि लेक्चर मेथड के साथ ही वो सारे कंटेंट को पढ़ा देगा तो क्या बच्चों को अच्छी तरह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, उनके डाउट्स क्लियर होंगे? नहीं। तो टीचर को क्या यूज करना चाहिए? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स। टीचर मस्ट यूज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव स्ट्रैटेजीज। Teacher may use Socratic methods also. Teacher may use project method also, depending on the demand of the content. आपका content किस मेथड की डिमांड कर रहे हैं? तो लेट्स सी मैंने क्लास में पढ़ाना है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आई मे स्केलेटन सिस्टम, आई मे यूज स्केलेटन। मैं उनकी डेमो देख के बच्चों को पढ़ाऊंगी तो बच्चों को ज्यादा समझ आएगा रेदर देन टेलिंग द थिंग्स थ्योरेटिकल पोर्शन। तो ये टीचर जो है उनको पता चलता है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे कौन से कंटेंट को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक ही मेथड के साथ हम किसी भी कंटेंट को नहीं पढ़ा सकते। लेट्स सी वन थिंग, वी अटेंड सो मेनी फंक्शंस। तो हम फंक्शंस में जाते हैं तो कैन वी वेयर द सेम ड्रेस ऑन द सेम फंक्शंस? नेवर। ओके, वी वांट डिफरेंट ड्रेसेस, we want different things for the different functions. So why a teacher can use a different content with the same method? This should not be there. Now next is they are focused on identifying and studying learning methods to better understand how people absorb and retain their information. Very good point. So हर बच्चे के सीखने का और समझने का तरीका अलग अलग सा होता है। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एक बार सुनते हैं उनको याद हो जाता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लिखते हैं उनको याद हो जाता है, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जब वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं तब उनको याद होता है। ओके, मींस ऑल आर हैविंग देयर डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग। तो हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों को कौन से मेथड से ज्यादा तरीके से समझ आता है। एक टीचर जो है वो थ्योरेटिकली नॉलेज दे रहा है या वो क्लास में आके कुछ ऑडियो विजुअल एड्स के साथ पढ़ा रहा है। कई बार टीचर क्या बोलता है, अच्छा बेटा आप ग्रुप बना लीजिए। एक बच्चे के 4-4 बच्चों के 5-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए तो क्या हो गया, वो ग्रुप लर्निंग होगी। तो बच्चे ग्रुप लर्निंग में ज्यादा सीखते हैं। तो ये हमें किससे पता चलता है? दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट गोज टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि जब आप साइकोलॉजिकल मेथड्स को एजुकेशन में अप्लाई करते हो और उसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है, सो इट ब्रिंग्स अ ड्रास्टिक चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। Then educational psychologists apply theories of human development to understand individual learning and inform the instructional processes. Yes, through that you just come to know the shortcomings of your children and further you started giving them instructions according to their shortcomings, according to their weakness.
मुझे किसी टेस्ट के दौरान पता चला बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम है, तो अब मैं क्या करूंगी, उनको रिमीडियल चीजें दूंगी, उनको रिमीडियल क्लासेस दूंगी, उनको गेम पीरियड में से कुछ 15 मिनट उनके ले लूंगी, उनके रिसेस के कुछ 15 मिनट ले लूंगी, ताकि मैं उस बच्चे को जो है उस लेवल तक ले आऊं जिस लेवल तक बाकी बच्चे वहां पे हैं। So psychologists working in this subfield examine how people learn in a variety of settings to identify approaches and strategies to make learning more effective. तो हम लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। अभी देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग एक नई टेक्निक्स आई है, तो कहीं ना कहीं फील्ड में पेडागोजिकल स्किल्स में इन्वेंशंस हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन कौन सी हम टेक्निक्स जो है उनको यूज करें, जिससे जो है बच्चों को हम बढ़िया तरीके से पढ़ा सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाई, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो जो एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, वो क्या स्टडी करते हैं, सोसाइटी को, इमोशंस को, कोग्निटिव प्रोसेसेस को, और उनको इन सब को आपस में जोड़ के हम कैसे लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट की जा सकती है बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, जो है एडल्ट्स में, और उसके अलावा जो बच्चों में कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं, मींस दे नीड स्पेशल केयर, उनके बारे में हम उनको कैसे पढ़ा सकते हैं। डायलेक्सिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, ये कुछ ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, अगर टीचर को इनके बारे में पता ही नहीं है तो बच्चे में कभी चेंज नहीं आ सकता। अगर आपको पता है, लेट्स सी आपकी क्लास में कोई बच्चा है, he always write wrong लिख देता है, हर वक्त अपनी आंखों को रब करता है, टीचर ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो अगर टीचर उसको आइडेंटिफाई करेगा तो बच्चे को आगे बिठाएगा और देयर विल बी समथिंग इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट करेगा, आज द पेरेंट्स की बच्चों को आई टेस्ट चेकअप करवाइए, तो कहीं ना कहीं हम जो है अगर हर बच्चे की इंडिविजुअल उसको 1-2 सेकंड क्लास में देते हैं तो बच्चे की लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो रिसर्च को कंट्रीब्यूट करती है कि कैसे सोशल इम्पैक्ट जो है एजुकेशन पे होता है विद स्पेशल नीड्स। अब आप देखिए, डू यू नो अबाउट SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप सबको पता होगा। So we are having 17 sustainable development goal, हमारे पास 17 sustainable development goal है। तो यूएन ने ये गोल्स दिए हैं और हमें टारगेट दिया है, मींस होल द कंट्री को उन्होंने ये टारगेट किया है कि आपको 2030 तक इनको अचीव करना है। और उसके बीच में आ जाता है एक गोल जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का। सो व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट you have to teach each and every child in the same classroom. You have to teach even the children with the special needs along with the normal children. So when we are opening special school for these students, they never feel comfortable with the rest of the society. Even the normal students, they do not get ready to face them. क्या होता है बच्चे, जो बच्चों में कुछ स्पेशल नीड्स होते हैं, कोई भी स्पेशल नीड्स हो सकते हैं, दे मे बी डिसेबल्ड बाय लिम्स, ओके, तो हियरिंग उनको इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, लिम्स में उनके कुछ ऑर्थो से रिलेटेड उनको कोई जो है एबिलिटी है, तो अगर हम उनको बोलते हैं कि आप अलग से स्कूल में पढ़ोगे, आप नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ोगे, तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए जो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 along with others, SDGs also emphasizes कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो। कोई भी शिक्षा का समुदाय इन बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको एक ही साथ शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। हाँ, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके लिए अलग स्कूल जो है वो नहीं खुलेंगे। तो ये चीजें भी क्या है, कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी से पता चलती है। सो क्लासिकल साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, विगोस्की और ब्रूनर ने ये बोला है कि हम जो है अगर बच्चों को सोसाइटी में सोशल लाइफ के साथ उनको लेके जाएंगे, उनको फील्ड में लेके जाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो वो ज्यादा बच्चे सीखते हैं। तो रेदर देन teaching them in the four walls, we have to take the child out of the classroom
so that they may develop some social contact with others, some peer groups, और उनसे जो है उनकी लर्निंग की एबिलिटी हो। सो ब्रूनर जो है, ब्रूनर ने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स को बताया है। उन्होंने ये बोला है कि सोसाइटी और कल्चर, इन दोनों का बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे की लर्निंग के ऊपर। तो वी हैव टू गिव आ सपोर्ट टू द चाइल्ड ऑल्सो। उन्होंने एक शब्द यूज किया है स्कैफोल्डिंग, आप देख सकती हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? हैव यू सीन अ पोर्टर मेकिंग अ पोर्ट? जब एक पोर्टर जो है पोर्ट बना रहा होता है तो उसने अंदर से सपोर्ट किया होता है हाथ के साथ, और बाहर से वो धीरे धीरे से उसको जो है वो स्लैप करता है। सो व्हाट इज दिस? वो इतना ही स्लैप करता है और अंदर से सपोर्ट भी देता है ताकि उसकी शेप बनती रहे। तो इसी तरह से जो है ब्रूनर ये बोल रहा है कि टीचर को साथ ही साथ जो है रेदर देन गिविंग एनी काइंड ऑफ हार्श पनिशमेंट, उनको एक सपोर्ट देनी पड़ेगी, उनको कहीं ना कहीं एक थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा ताकि बच्चे की जो है एबिलिटी जो है वो लर्न करने की बनती रहे। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको जो है वो पढ़ाना चाहिए। ये सब हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा एजुकेशन के बीच में कौन से जो है टॉपिक्स आते हैं, साइकोलॉजी में कौन से हैं, एजुकेशनल में कौन से हैं। अगर हम वास्टली बात करते हैं तो इमर्जिंग ट्रेंड्स जो साइकोलॉजी की हैं उसमें इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी आता है, और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी इज ऑल्सो जो है एक एसडीजी का गोल है, क्लाइमेट ऑन एक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, ये सब जो है एक हमारा एसडीजी का ही एक गुण है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में अगर हम बात करते हैं एटीट्यूड की, वो भी है। साइबर थेरेपी आजकल बहुत चल रही है, बिकॉज वी ऑल एवरी लाइफ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। सो साइबर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, उनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि अगर आप शोध करना चाहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको उससे क्या जानकारी मिलेगी। बहुत कुछ आपको उससे मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि कौन से मेथड्स जो है टीचिंग के लिए बेस्ट हैं। एक टीचर का डिसीजन जो है, एक टीचर है और बीइंग अ टीचर आप कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। पैडागोजिकल स्किल्स के बारे में पता चलता है, कौन सी पैडागोजिकल स्किल्स जो है आपको उसमें यूज करनी चाहिए अपनी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने। तो नेक्स्ट इज जो साइकोलॉजिस्ट जो है वो वर्किंग करते हैं फील्ड ऑफ एजुकेशन। हाउ पीपल लर्न एंड रिट्रेन नॉलेज, दे अप्लाई साइकोलॉजिकल साइंस टू इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस एंड प्रमोट एजुकेशनल सक्सेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये साइकोलॉजिस्ट की साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से, उनकी दी हुई थ्योरी की हेल्प से जब हम उस चीज को एजुकेशन में और क्लासरूम में यूज करते हैं और बच्चों की लर्निंग में, बच्चों की अचीवमेंट में फर्क आता है, तो उससे जो है हमें इसके बारे में और इंफॉर्मेशन। अब देखिए एक जो है एग्जाम्पल है आपके सामने, इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन स्टूडेंट बिहेवियर्स एंड क्लासरूम परफॉर्मेंस। अब इम्पैक्ट क्या हो गया? इम्पैक्ट जो है मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन जैसे लेट्स सी टीचर आपको मोटिवेट करता है, ठीक है, तो उससे आपका बिहेवियर में क्या इंप्रूवमेंट होती है और उससे आपकी क्लासरूम परफॉर्मेंस में क्या जो है वो इंप्रूवमेंट होती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ टॉपिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि कैसे जो है। अब देखिए अगर हम आप इस विषय के ऊपर लेट्स सी अगर आप अपने डेजर्टेशन अपने मास्टर लेवल के ऊपर ये काम करते हो, आप किसी स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाके जो है आप देखते हो कि जिन बच्चों को मोटिवेशन मिलती है तो वो बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। जिनको मोटिवेशन, लेट्स सी अगर एक टीचर जो है किसी बच्चे को मोटिवेट नहीं करते हैं, उनको हमेशा डिग्रेड किया जाता है, जैसे आपने तारे ज़मीन फिल्म में देखा, उस बच्चे को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग दैट चाइल्ड, तो उसने अपने आप को वैसा ही बना लिया। So if you are getting appreciation, definitely you will try to bring changes in your personality. So ये एक ऐसा विषय है जिससे हम जो है काम कर सकते हैं। तो maybe some of you are from art students, तो क्या अभी आप any one of you can you frame some kind of अब आपको सब कुछ पता चल गया है, कुछ information अगर आपको मिली है, तो क्या आप कोई भी एक स्टेटमेंट, कुछ एक
टॉपिक बना सकते हैं जो एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी से रिलेटेड हो। यस, so I can give you 1 minute time, so you can frame any topic. One example is on your screen. तो अगर आपको लग रहा है कि क्लास में एक क्लासरूम में कौन कौन से जो है जरूरत है एक चाइल्ड की, और उस प्रॉब्लम को सामने, क्योंकि हम रिसर्च कैसे ढूंढते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके ऊपर काम करते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि इस क्षेत्र में काम होना चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर द यंगस्टर, यू नो न्यू चैलेंजेस, आपको ज्यादा पता है, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन से इमर्जिंग जो है वो टॉपिक्स होने चाहिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में। सो आई वुड लाइक टू listen from you, so you can think about it and we can discuss 1 or 2 topics more, ताकि मुझे ये पता चले कि you are getting something, आपको understanding हो। So voluntary, you can come forward, you can unmute yourself. Yes, anyone will come forward? So are you understanding, students? समझ आ रही है आपको? Are you getting clearance? You can write on the chat box or unmute also. It's a kind of motivation for me too, that you are listening me. तो शायद मैं और जोश के साथ आपको समझा पाऊँ. If there will not be any response from your side, so definitely there will be little bit impact on my lecture also. So are you understanding? Is it clear? Okay, so Pushpa has written yes. Thank you, Pushpa, for your response. Okay, Hemlata, thank you. Okay, yes. So I love to teach when my children, they are very active and interactive in the classroom. So okay, Lalit, thank you. Yes, Jyotishna. Okay, thanks. Okay, thank you very much for all of your lovely responses that you are getting. So I'm getting motivation. Don't worry. So I will teach you with the same spirit. Okay. So this is all about कि कैसे जो है हमने एक स्टेटमेंट बनानी है। एक हमारी स्टेटमेंट बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है जब आप रिसर्च करते हो। मेरे पास भी बच्चे आते हैं, ओके पंकज थैंक यू, तो मुझे बोलते हैं कि मैम एक मुझे टॉपिक दे दीजिए। गायत्री थैंक यू। बोलेंगे कि मैम आप एक टॉपिक दे दीजिए। सो नाउ पीएचडी इज नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी। कि आप अगर ये सोचते हो आप गाइड के पास जाओगे, गाइड के पास तो भंडार पड़ा है टॉपिक्स का, वो आप जाओगे आपको एक टॉपिक दे देगा। नो, यू हैव टू सर्च आउट। आपको खुद फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर आप फाइंड आउट करोगे, रिसर्च करोगे, गैप पता करोगे उस क्षेत्र में कि कहाँ पे गैप है। मैं आपको सब बताऊंगी कि कैसे आपने लोकेट करना है। ठीक है, इन द कमिंग स्लाइड्स यू विल जस्ट कम टू नो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, अब एक कुछ और एग्जांपल बता रही हूँ। एसएसए मीन्स सर्व शिक्षा अभियान। अब सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर क्या असर हुआ है। मैं आई एम गिविंग दिस एग्जांपल इन माय ओन स्टेट एज आई एम फ्रॉम पंजाब। So in Punjab, maybe this project is also working in your own state also. तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या हुआ था कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया हुआ है, बट स्टिल क्या था, द एनरोलमेंट रेट इन द प्राइमरी सेक्शन वाज वेरी लो। सब कुछ फ्री होने के बावजूद उनको फी थी, उनको बुक्स फ्री थे, बच्चे जो थे वो स्कूल में नहीं आते थे। तो इसी चीज के ऊपर एक रिसर्च की गई, एक प्रोजेक्ट लिया गया कि व्हाट इज द रीजन। तो जब फील्ड में गए, when they started interacting with the parents, they come to know that parents they were saying कि we don't have even a single day meal। हमारे पास तो खाने को, बच्चे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो पढ़ेगा क्या, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती है। तो बात जब जगह जगह पंजाब के और थ्रू आउट जो स्टेट के इस चीज के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इंटरेक्शन की गई, बातचीत पता चला, तो कंक्लूजन क्या निकला कि पॉवर्टी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को
इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं। फिर मिड डे मील लॉन्च हुई। जैसे ही मिड डे मील लॉन्च हुई कि बच्चों को स्कूल में फ्री खाना मिलेगा और जो बीपीएल के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनको शाम को जाते वक्त भी रात का खाना दिया जाएगा। व्हाट वाज द रिजल्ट? देयर वाज ड्रास्टिक चेंज इन द ग्राफ। ग्राफ बढ़ गया, जो बिल्कुल डाउन था, एनरोलमेंट रेट बढ़ गया। एंड यू नो नाउ वी हैव अचीव्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये भी एक एसडीजी का मुद्दा था, उन्होंने भी हमें ये टारगेट दिया था थ्रू आउट द कंट्री कि कोई भी प्राइमरी लेवल तक इलिटरेट नहीं रहेगा, हर बच्चा जो है प्राइमरी लेवल तक पढ़ा होना चाहिए। तो व्हाट इज दिस? ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी कि कैसे हम फाइंड करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। जो पॉलिसीज बन रही हैं, अगर आपने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 को पढ़ा है, जब भी आपको टाइम लगे उसको जरूर पढ़ना। बहुत सारी स्टूडेंट फ्रेंडली है। स्टूडेंट फ्रेंडली कैसे है? पहले क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन में एंट्री लेते हो, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद आपने ड्रॉप आउट हो गए, तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। आपको कभी आपके पास ये प्रूफ ही नहीं रहता था कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन अगर आप इस बार करोगे तो आप अगर फर्स्ट ईयर में जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर मान लीजिए 2 साल लगा के छोड़ देते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल लगाओगे तो डिग्री मिलेगी। ऐसी है, आप पैरेलल 2 डिग्रीज कर सकते हो। अगर आपने एक कोर्स किया है, आप उसको छोड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो, 1 ईयर 2 ईयर की रोटेशन के बाद आप अपना दूसरा कोर्स भी कर सकते हो। ये सब चेंजेस किसके लिए हैं? आप सबके लिए। और ये आप सबको चेंजेस क्यों मिले हैं? मतलब by taking your individual differences, by taking the demand of the learners, by taking the demand of the education system, ये सब जो है वो चीजें की गई हैं। ऐसे ही फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम की अगर हम बात करते हैं एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर, सेल्फ एफिकेसी के ऊपर, अब इसमें हम बात कर सकते हैं सीसी, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस। वो भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है आपके सामने एजुकेशन और साइकोलॉजी। और इसके अलावा रिसर्च के टॉपिक्स आपके पास कौन से हो सकते हैं? लेट्स सी, अबॉर्शंस की अगर हम बात करते हैं, फीमेल चाइल्ड फोर्टिसाइड की बात करते हैं, बर्थ कंट्रोल की, चाइल्ड की अब्यूजेस को लेके, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, सोशल मीडिया, ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ साइंसेस, एसडीजीज और टेक्नोलॉजी, ये बड़े ही जो है वो टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक्स हैं। इनको आपने अब दूसरे कौन से वेरिएबल के साथ काम करना है, इसके लिए आपको रिव्यू करना पड़ेगा। यू हैव टू रिव्यू कि कहाँ पे गैप है और उस गैप को आपको लोकेट करना है और उस लोकेट करके अपने वेरिएबल्स को फिट करके अपनी स्टेटमेंट बनानी है। Then next is you have to follow certain kind of guidelines in the research. So when you are going to start research, आपको पता मुझे रिसर्च करना है, तो you make clear with some of the points. Means no manipulation. Okay, whenever you are going for truth, you must be true towards your research. ऐसा नहीं है कि खुद ही डाटा भर दिया, घर के सभी मेंबर्स को दिखा के भर दिया। No, in real you have to go. Okay, academic freedom होनी चाहिए आपको, quality you have to work on the quality and you have to work on the voluntary informed consent also, pressurize करके किसी को नहीं भरवाना है, काउंसलिंग करके उससे रिक्वेस्ट करके आपने अपना डाटा कलेक्ट करवाना है। Confidentiality होनी चाहिए। Let's see, if you are coming to me and you are asking me, ma'am, fill this gap, your answer will be confidential. It will not be shared with anyone other than for the research purposes. तो ये सब चीजें जो है, these are the ways okay, by which you are communicating with the others to collect your data. Impartiality होनी चाहिए, integrating होनी चाहिए, and you have a good references for your practice. So these are some kind of the guidelines which you have to follow for your research. Then next is there fields of educational research और कौन सा हो सकते हैं? Let's see, psychological हो सकता है, philosophical हो सकता है। philosophical की मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। Let's see, there are different schools. नेचुरलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है। लेट्स सी, आप प्रेगमेटिज्म को बेस बना के एक स्टडी करना चाहते हैं। प्रेगमेटिज्म कौन थे? जैसे जॉन ड्यू ने बोला था कि बच्चों को प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ाया जाए। तो अगर हम बच्चों को प्रैक्टिकल मेथड से, लर्निंग बाय मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चों में ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो उसकी फिलॉसफी को मेन बेस बना के आप कैसे अपनी जो है वो आगे रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हो, वो फिलोसॉफिकल होता है। देन मेथोडोलॉजी कौन सी आप यूज करोगे?
क्लास ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी होगी, प्राइमरी ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो, हायर सेकेंडरी ले रहे हो, हायर एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है। सो कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर करोगे, ये सब चीजें जो है आपकी फील्ड ऑफ रिसर्च हो सकती है। और जब भी आपको बहुत ही डीप इनपुट करना पड़ता है जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हो। लेट्स सी कि मैं जो है आई एम गोइंग टू सी द इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन द एकेडमिक लर्निंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। अब सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में बहुत सारे सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, उसमें आर्ट्स भी है, उसमें कॉमर्स भी है, उसमें जो है मेडिकल भी है, ओके, अलग अलग है। तो मुझे रीइन्वर्ट करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ +1 के स्टूडेंट्स लूंगी और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लूंगी। तो मैंने साइंस स्ट्रीम के ही क्यों लेने हैं, जो है मैंने बाकी स्ट्रीम क्यों नहीं लिया और +1 ही क्यों लिया है, उसके लिए मुझे रिव्यू देना पड़ेगा कि व्हाट आर द रीजन। मुझे गैप मेंशन करने पड़ेंगे कि इनको मैंने अपनी पॉपुलेशन का, अपने सैंपल का हिस्सा क्यों बनाया, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि रिसर्च में बेटा कोई भी बात मेरी या आपकी कहीं नहीं है। वी हैव टू प्रूव सम एविडेंसेस, वी हैव टू कोट। नाउ लेट्स सी कंसर्निंग द चॉइस ऑफ द रिसर्च टॉपिक। अब आप रिसर्च टॉपिक को चूज करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले बात, मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं मैम आप हमें टॉपिक दे दो। देन आई आस्क व्हाट आर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपने अपनी लाइफ के 4 से 5 साल किसी एक टॉपिक को देने हैं, so why you should work according to my interest, why you are not going to choose topic of your own interest? So you should locate, आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, where do you want to work? So if you have gone through your PhD coursework or maybe you are now on your coursework, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम करना है। If you have clarity, you will be more confident. So अभी से अभी अपने आप को क्लियर कर लीजिए आपने किस एरिया में काम करना। Then your own resources. अब own resources means let's see you have decided your variables. तो अब उस वेरिएबल से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, you have to work for that one. उससे रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स, टाइम कैसे अवेलेबल करना है, कहाँ किस लाइब्रेरी में कौन सा थीसिस पढ़ा, कौन सी ऑनलाइन साइट्स पढ़ी हैं, ये सब जो है आपको इसमें देखना पड़ेगा। कौन कौन से सोर्सेज मटेरियल है, डाटा कहाँ से आपको मिल सकता है। लेट्स सी आप जो है आपने ऐसी पॉपुलेशन डिसाइड कर ली है लेकिन उसका डाटा ही बहुत कम है, यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट द डाटा, इट विल बी बिकम अ चैलेंज फॉर यू, ओके। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड आल्सो। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस, अब आपने एक टॉपिक ले लिया, आपका वो टॉपिक समाज में क्या कंट्रीब्यूट करेगा। जब भी आप वाइवा के लिए जाते हो तो जो वाइवा, लेट्स सी इवन आई आल्सो टेक वाइवास, तो मैं यही पूछती हूँ कि आपकी इस थीसिस ने सोसाइटी को क्या दिया है, आपकी इस थीसिस से पॉलिसी मेकर्स को क्या नया मिलेगा, कुछ पॉलिसी बनने के लिए, कुछ लॉ बनने के लिए, व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज बीन डन योर थीसिस टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो ये सब चीजें आपको ये स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा, तो देन इट विल बी विदाउट wasting your time, so you must clear this thing well in advance. General social interest of the topic, okay, so उसका जो है सोशल इंटरेस्ट क्या है। लेट्स सी आप जिसके ऊपर काम करने जा रहे हो सोसाइटी में उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं। जैसे फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते हैं तो वो ये देखते हैं कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो मूवी बनाते हैं। तो उसी का रिजल्ट है कि ब्लॉकबस्टर पे मूवीज जाती हैं, पहले हफ्ते इतने करोड़ रुपीस कमाई कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी का इंटरेस्ट, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया, सोसाइटी वांट्स दैट। तो सिमिलरली आपके टॉपिक में सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट होगा, और हमारा इंटरेस्ट उसी चीज में होता है जिसमें हमें कोई बेनिफिट हो, सोसाइटी को ऑल्सो बेनिफिट होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक फॉर योर फ्यूचर प्रोफेशनल करियर। लेट्स यस, अगर आप इसको कर लोगे तो उसका आपको क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट मिलेगा। यू नो समटाइम्स मेरे पास जो डेजिटेशंस के जैसे बच्चे हैं उनका टॉपिक जो है वो आगे आप जो है लेट्स से अगर आप भी अपना कोई टॉपिक जो है ICSR में या किसी ग्रांट में ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं, आपका टॉपिक नोबल है, यूनिक है, अच्छा है, कुछ हेल्दी है उसमें, तो आपको ग्रांट्स में मिल सकती है। तो आप अपना प्रोफेशनल करियर भी जो है आगे फर्दर स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और बताऊंगी कि जैसे आइडेंटिफाई एंड डिफाइन योर प्रॉब्लम्स।
कहाँ पे गैप है। सबसे बड़ी बात होती है गैप को फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर आपने गैप फाइंड आउट कर लिया अपने रिसर्च सिनॉप्सिस में, जिसको आप सिनॉप्सिस बोलते हो, प्रपोजल भी आप बोल सकते हो रिसर्च प्रपोजल में, कि गैप कहाँ पे है, what is the importance of your topic, what is the importance of the statement, how would you see that there is no validity in your topic। ये सब जो है आपके गैप में, थिंकिंग में, लैंग्वेज में रीड आउट करना। ओके, सो अपने टॉपिक को बूस्ट अप करना, कोरिलेट करना अपनी स्टेटमेंट को सोसाइटी के साथ, इमोशंस के साथ, कैसे आपकी स्टडी जो है वो बच्चे को सोशली और इमोशनली डेवलप करेगी, सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, ये सब आइडेंटिफाई में आएगा। देन नेक्स्ट इज देयर, अब आपने टूल्स के लिए क्या है कि आपने टूल सिलेक्ट करने हैं, आपने कैसे अपना डाटा कलेक्ट करना है। लेट्स सी, अगर इसके दो टाइप के टूल्स होते हैं, एक तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है कि ऑलरेडी किसी ने स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया है, आप उसको यूज कर सकते हो, यू कैन परचेज दैट वन और यू कैन टेक द कॉपीराइट और यू कैन टेक द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज अप टू यू। उसको आप लेके फील्ड में जा सकते हो। लेट्स सी आई वांट टू चेक द इमोशन इंटेलिजेंस ऑफ समवन, तो उसके लिए धार और बहुत सारे टूल्स हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो। दूसरा है कि आप खुद बना सकते हो। अगर आप खुद बनाना चाहते हो अपना क्वेश्चनर, तो आपने जो अपना क्वेश्चनर बनाना है उसमें ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं होना चाहिए, दैट टेस्ट शुड बी रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तो उसकी यूजेबिलिटी क्या है, उसकी प्रैक्टिबिलिटी क्या है, इन सब चीजों को आपने ध्यान में रखे यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन टूल ऑल्सो, आप खुद भी बनाओगे। और लेटर ऑन उसका आपको क्या फायदा होगा, जब आप उसको कॉपीराइट करवा सकते हो तो इवन अदर्स दे कैन ऑल्सो यूज योर टूल। आप जो है ऑनलाइन अलाइव हो जाओगे कि आपका वो टूल के साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि दिस टूल इज डेवलप्ड बाय दिस पर्सन, this tool is developed by this person, and further your tool will be used by the other scholars, so it's the feeling of warmth when you will do this thing। आप ये भी कर सकते हो। और अगर ऑलरेडी आप कुछ पुराना टूल यूज कर रहे हो, लेट्स सी अगर आप कुछ 5-7 साल पुराना किसी का टूल यूज कर सकते हो, then you have to adapt that according to new situations। कि आज ये टूल जो है 10 साल पहले बना था लेकिन आज भी ये एप्लीकेबल है, तो आप अडेप्टेबिलिटी उसके लिए कोलैक्ट कर सकते हो। तो ये जो है टूल कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सो इट विल टेक 1 or 2 आवर्स अगर मैं इसके ऊपर डिटेल में बोलना शुरू कर दूं। लेट्स सी सम अदर टाइम्स वी कैन डिस्कस ऑन दिस टॉपिक और मे बी समवन एल्स you will get some kind of guidance from others। then next is develop and evaluate solutions। so जब हम थीसिस लिखते हैं कहीं ना कहीं बाद में हम इवेलुएट करते हैं, रिकमेंडेशंस करते हैं, कंक्लूजन करते हैं और सजेशंस भी देते हैं कि मैंने ये काम किया है, यहाँ पे भी ये काम हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जो है आपको तैयारी करनी है कि कहाँ अदर्स जो है इसके ऊपर काम कर सकते। अब मान लीजिए कि आपका टॉपिक सिलेक्ट हो गया है, नाउ यू आर गोइंग फॉर योर सिनॉप्सिस फॉर योर स्टेट, जिसको स्टेट ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक आउटलाइन जर्नल पिक्चर्स बना लेनी है, आपका एरिया कौन सा है, इससे रिलेटेड पहले कहाँ रिसर्च हुई है, क्या ये एक रिसेंट टॉपिक है या ओल्डर टॉपिक है, ओके, तो इसके बारे में आपने बात करनी है। फिर आपने ये भी देखना है कि इसके व्यू पॉइंट्स क्या हैं। whenever you are having your topic in front of you, you have to see it from all the angles। हर जगह से आपने उसको डीपली देखना, इन्वेस्टिगेट करना है, ओके। मेथड कौन से लगाओगे, डाटा कहाँ से लोगे, इसकी फाइंडिंग्स के क्या इंपॉर्टेंस होगी, टेक्निक्स कौन सा लगाओगे, अच्छा उससे जो है कितनी पब्लिकेशंस हो सकती, ये बहुत बड़ा बात है। हम लोग क्या करते हैं कई बार, व्हाट वी डू, हम पीएचडी के थीसिस में मिनिमम जो है 3 से 4 तो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन कई बार हम ज्यादा वेरिएबल्स लेने से डरते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स अगर 4 लेते हो तो आप उसके साथ साथ सोशल डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ले सकते हो। जैसे आपने जेंडर ले लिया, लोकेशन ले ली, एक्सपीरियंस ले लिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले ली, इसको बोलते हैं सोशियो डेमोग्राफिक। फिर उससे क्या होगा बेटा कि आप बहुत ज्यादा पब्लिकेशंस कर सकते हो, यू कैन गो फॉर मोर एंड मोर पब्लिकेशन। तो अगर आपके पास पहले ही लिमिटेड सा आपने थीसिस के लिए कंटेंट लिया है तो आप थोड़े से पेपर निकाल पाओगे, क्योंकि डाटा बार बार कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर इन एज अ रिसर्चर, ओके, एज अ प्रोफेशनल, तो आपको थ्रू आउट जो है वो वर्कआउट करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए
अच्छे वेरिएबल्स लीजिए, साथ में अच्छे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लीजिए, ताकि आपके जो है एक एक वेरिएबल के साथ अगर मान लीजिए 10 वेरिएबल भी बन जाते हैं, 5 मेन वेरिएबल्स, 5 सोशल डेमोग्राफिक, तो इसमें आप 10 पेपर आराम से लिख सकते हो, 10 पेपर आपके कहीं नहीं गए हैं। तो ये भी एक टैक्ट है जो आपको जो है इसके ऊपर वर्कआउट होना। उसके बाद हम बात करेंगे आगे बच्चे स्ट्रेंथनिंग द सब्सटेंस नॉलेज की कैसे जो है उससे रिलेटेड लिटरेचर आप ले सकते हो। इसके बाद में आपको ये बताऊंगी कि आप कहाँ अपने टॉपिक से रिलेटेड वेरिएबल्स को जो है वो सर्च आउट कर सकते हो, कैसे अपने टॉपिक्स को आप देख सकते हो, कैसे अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना है अपने जो है प्रॉब्लम। Now you can see, are you aware of these sites? If you are aware, then it's okay. Have you assessed? Maybe शोधगंगा के बारे में तो सबको पता होगा. Is it so? Yes. Have you heard about शोधगंगा? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good, very good. If you know, and what about the OATD? Have you gone through this? आपको ये सुना है आपने पहले ओपन असेसमेंट OATD? No, ma'am. No, ma'am. Okay, now let me share my screen. मैं अभी आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको ये बताती हूँ, ठीक है? तो इंजॉय करना है इसको, ठीक है, लेक्चर को। ऐसा नहीं है कि बोर होना है, ठीक है? अगर बोर हो गए तो आप मुझे बता सकते, ठीक है पुष्पा? I can see only your face. Okay, so I think my only PPT is visible. Let me just a minute. Let it open then. Okay. Okay, so I hope so my screen is visible. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, now you can see I have opened this OATDA, Open Access Thesis and Dissertation. देखिए यहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर जो है, लेट्स सी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट्स सी एकेडमिक अचीवमेंट। मान लीजिए मैं मेरा टॉपिक जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, बिकॉज यू हैव टू सर्च योर वेरिएबल्स इन दिस, ओके? Just a minute. Any topic, spelling mistakes को just ignore because IT is intelligent, अपने आप ही ये ठीक कर लेगा। तो एनी फील्ड, ठीक है, लेट्स सी अगर आप सब्जेक्ट वाइज कीवर्ड्स करना चाहते हो, ठीक है, सो यू कैन डू फॉर दिस वन ऑल्सो। ये कुछ ज्यादा एडवांस में है, वैसे अगर आप सिंपल भी उसमें करोगे तो हो जाएगा। लेट्स सी, आई थिंक हाँ मैं तुमको हाँ उनके पास भुवन जी का नंबर सेव है, अमीन जी हैं, उनको फोन कर लेना और एनी टॉपिक। ये नहीं है कि एकेडमिक अचीवमेंट इसमें नहीं है, इट इज देयर, एकेडमिक अचीवमेंट इज आल्सो देयर, मे बी यू नो सम इश्यूज, नेटवर्क इज स्लो और समथिंग लाइक, यस ये देखिए। अब आप देख सकते हैं इसमें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बेलार्ड, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बेलार्ड में इसके ऊपर जो है वो टॉपिक पूरा थीसिस पढ़ा है, और क्या है टॉपिक, असेसिंग एंड नरिशिंग स्पिरिचुअल वेलबीइंग वाया एजुकेशन। अब देखिए कि एजुकेशन की हेल्प के साथ हम जो है कैसे असेस कर सकते हैं और नरिश कर सकते हैं स्पिरिचुअल वेलबीइंग। तो ये एक डॉक्टर ऑफ एजुकेशन के ऊपर पढ़ा है, ये एक थीसिस आपको ले सकते हैं आप। उससे रिलेटेड एनी अदर स्पिरिचुअलिटी एंड लीडरशिप इज आल्सो देयर, एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड द प्रोजेक्ट सक्सेस, सेल्फ रोल ऑफ सेल्फ लीडरशिप, साइकोलॉजिकल कैपिटल। मींस कोई भी टॉपिक इसमें रैंडमली डालोगे। अब ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, माइंडफुलनेस,
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अमंग पब्लिक हायर एजुकेशन लीडर्स। तो एक ये है, इसमें आपको थीसिस ही मिलेंगे, फुल थीसिस यू विल गेट। और जब आपको पूरा थीसिस मिलता है तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाती है, अपेंडिक्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि शोध गंगा भी है, लेकिन इस पे आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगी। तो इंटरनेशनल लेवल पे काम बहुत बढ़िया किस्म से हुआ होता है, लेटेस्ट हुआ होता है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो एक तो हमारे पास ये वाला टॉपिक है, दैट यू कैन चेक ओवर देयर। उसके बाद मैं आपको दोबारा एक दिखाऊंगी, लॉग प्रोक्वेस्ट। बच्चों को एक्चुअली ये कई बार नहीं पता चलता है कि हमने वेरिएबल्स कहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे भी कोई भी अपना वेरिएबल्स लिखोगे, एनीथिंग यू कैन राइट ऑन लीडरशिप। So you can get that topic also. Okay. So similarly, you can add on. Let's see. This is also good over there. Then you can make your account. You can make your account and you can log in. इसके लिए इसमें आपको जाने के लिए अपने पास लॉगिन और वो बनाने पड़ेंगे। इसके बाद में आपको एक हैव यू हर्ड अबाउट पीडीएफ ड्राइव? पीडीएफ ड्राइव के बारे में आपने सुना? लेट मी कम बैक ऑन द स्क्रीन। हैव यू हर्ड अबाउट पीडीएफ ड्राइव, जहां से आप कोई भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं? No, ma'am. हैव यू हर्ड बच्चे? Yes or No, no? ma'am. No. Okay. No, Let me. ma'am. Okay. Then I will show you one thing more. Okay. So this is PDF drive. Okay. अब मान लीजिए आपको कोई बुक चाहिए, ठीक है, यू वांट ए बुक ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपने यहाँ पे जाके एजुकेशनल साइकोलॉजी, आपके जो भी टॉपिक होंगे, अगर आप साइंस से रिलेटेड हो आप अपनी साइंस की बुक डाल सकते हो। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं वही टाइप कर दूंगी। नाउ यू कैन सी बेटा, यू कैन सी अ लिस्ट ऑफ बुक्स, एजुकेशन साइकोलॉजी सेंट्री ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी एंड वॉल्यूम, ये सब कुछ एजुकेशन साइकोलॉजी मीन्स आप किसी भी विषय के बारे में यहाँ पे आपको फुल फ्रेश फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिलेगी। और चाहे रिसर्च के बारे में, रिसर्च की बुक्स बड़ी अच्छी हैं, देखिए आप सभी अभी पीएचडी करे उस पे हो तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की तो बुक्स चाहिए ही होंगी। तो यहाँ से आप स्कूल कंस्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं। अब देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर्स। अभी आप बिगिनर्स हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, असेसिंग द रिसर्च डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, ह्यूमन रिसोर्स कुछ भी। मैं भी आपके लिए अब ये देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कुमार, ये बड़ी अच्छी बुक है डॉक्टर रंजीत की, मैंने खुद पढ़ी हुई है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। अभी आप बिगनर हो, अभी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ना, क्या होती है रिसर्च, टूल्स क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, सैम्पलिंग क्या है, आपको टिप्स भी आ जाएगी। उसके बाद आप कुछ वेस्टर्न की भी बुक्स पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़िए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि अगर हम शुरू में काफी डिफिकल्ट बुक्स को पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हम छोड़ देते हैं। मैं तो छोड़ देती हूँ अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता, तो आई लीव द इन बिटवीन। सो स्टार्ट विद द इजी सो दैट यू कैन गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द टफ टेस्ट। ओके, अब आप इधर भी देख सकते हो वेयर दिस राइट साइड माय कर्सर इज मूविंग। अगर आपको कुछ लाइफस्टाइल के बारे में बुक चाहिए, फिक्शन एंड लिटरेचर, आप में से कुछ लिटरेचर के बच्चे भी होंगे, साइंस के बच्चे हैं उनको साइंस की चाहिए, रिलीजन से रिलेटेड है, हेल्थ एंड फिटनेस से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आप यहाँ से ये वाले को खोल सकते हैं और अपनी कोई भी बुक जो है बुक जो है वो आप ले सकते हैं। तो आई एम शेयरिंग दिस इन द चैट बॉक्स, आप यहाँ से कोई भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वन थिंग मोर, उसके अलावा ऐसे ही सर्च एंड ऑर्डर थीसिस ऑनलाइन, ये यूके की एक साइट है, एक इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं।
सो ब्रिटिश में क्या चल रहा है, बाहर कौन कौन से थीसिस चल रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी जो है थीसिस, कोई भी वेरिएबल्स का आप लिख सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई जो है वो यहाँ से मिलेगा अपने। अब मैंने इमोशन इंटेलिजेंस लिखा है, तो देखिए इसमें 442 का रिकॉर्ड है, इतने थीसिस इसके ऊपर काम हो चुके हैं। Motion intelligence and academic achievement in the primary school, development and national evaluations of this one. Motion intelligence in adolescence, the moral economy of intelligence, developing socio-economic intelligence, role of emotions and emotion intelligence, ये सब कुछ बहुत सारे हैं, ओपन है और कोई यहाँ पे आपको काउंट करना है। तो सिमिलरली देयर इज अ वन मोर, आप उसको भी जो है वो कर सकते हैं। शोध गंगा को मैं स्किप करूंगी क्योंकि शोध गंगा के बारे में सबको ही पता होगा, तो आप रिसर्च डाटाबेसेस, यहाँ पे ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड अगर आपने कुछ भी लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको फुल टेक्स्ट जो है वो मिलेगा। तो दीज वर द सम ऑफ द साइट्स थ्रू व्हिच यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ इससे में जो है वो मदद मिलेगी। नाउ कमिंग बैक ऑन माई सेम, okay, so I hope so again my screen is visible. So this is we have done, so now let's move to the next. Okay, so we have done, ये मैंने एक सैंपल सा लगाया था आपको दिखाने के लिए। सो एक ये भी साइट है, आप यहाँ पे भी जो है साइंसेस वाले बच्चों के लिए है, यू कैन गो फॉर दैट वन आल्सो। Now let's move to the next. अदर रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में बात कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बारे में बात कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन पे एक रिसेंट ट्रेंड चल रहा है। वेलनेस प्रोग्राम भी एक बहुत ही जो है मुद्दा है आजकल, बर्निंग इशू है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलरेडी वी हैव डन। पैडागोजिकल स्किल्स, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ अच्छी स्किल्स हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं स्किल्स के लिए, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। लर्निंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स के ऊपर काम कर सकते हो। सो नाउ लाइक व्हाट इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने अपने रिसर्च के उसमें काफी कुछ जो है किया होगा, पढ़ा होगा आपने, तो उससे रिलेटेड जो है इसके बारे में आपको वहां से क्या काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं थोड़ा सा टच करूंगी, ज्यादा नहीं, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ओवरऑल, यू नो, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी उतना ज्यादा आपका अच्छा थीसिस होगा। तो उसके लिए आपने सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या करनी है, टूल्स कौन से लगाने हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स कौन से लगाने हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको प्रॉपर क्लियर कट जो है वो पता होना चाहिए। डाटा कहाँ से कलेक्ट करोगे, कैसे एनालिसिस करोगे, कौन कौन सी टेक्निक्स लगाओगे, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स, ये सब जो है आप उसमें आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास आता है जो है मेथोडोलॉजी में आप क्वालिटेटिव काम करने जा रहे हो या आप एक क्वांटिटेटिव टेक्निक से काम करना चाह रहे हो या मिक्स मेथड करना चाह रहे हो। तो क्वालिटेटिव में वो है जब हम वर्ड्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। लेट्स सी समवन कम टू मी, ही और शी टुक इंटरव्यू, है ना, किसी भी मुद्दे के बारे में उन्होंने मेरे से कोई इंटरव्यू लिया और मैंने उनसे इंटरेक्शन किया, तो फिर वो मेरे द्वारा बोले गए शब्दों का एनालिसिस करेंगे और किसी से भी उन्होंने बात किया तो एक ओवरऑल एक कंक्लूजन देंगे कि कितने लोगों का इतना परसेंट ओपिनियन है इस चीज को लेकर। तो वो एक क्वालिटी बेस्ड हो जाता है जिसमें इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हम फील्ड में जाते हैं, स्टैंडर्डाइज टूल्स हमारे पास होते हैं और हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो मिक्स्ड में क्या है, हम दोनों को यूज करते हैं, केस स्टडी भी कर लेते हैं साथ में और साथ के साथ हम जो है वो डाटा भी कलेक्ट करते हैं। सो दिस इज फॉर बोथ। Then next is there sampling design. Sampling design में probability और main non probability होती है। फर्दर इनकी भी आगे टाइप्स हैं, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ टच करूंगी कि probability क्या है, non probability क्या है। बाकी इनकी टेक्निक्स होती हैं, कोटा सैम्पलिंग और बहुत सारी, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, ये सब कुछ।
तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि देयर आर इक्वल चांसेस, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है कि हम कहीं ना कहीं कन्वीनियंट हो जाते हैं। अगर जिस पॉपुलेशन के साथ मैं कन्वीनियंट हूँ, हम देन वी कंसिडर दैट कि मैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज कर रही हूँ, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा और वो जो है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, क्योंकि वो मैंने नॉन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसको चूज किया है। टूल्स के बारे में हमने बात कर ली है, स्टैंडर्डाइज भी होते हैं और सेल्फ मेड भी। टूल कंस्ट्रक्शन क्या क्या है? टूल कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से स्टेप्स हैं। आपको क्या करना पड़ता है, लेट्स सी, अगर आपने पहले स्टेटमेंट होती है इसमें, तो स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे? रिव्यू करोगे, यू विल रिव्यू। जैसे मान लीजिए कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी के ऊपर आपने टूल बनाना है, तो पहले आप रिव्यू करोगे, व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, व्हाट अदर्स दे हैव फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। फिर उनको पढ़ के उनके कुछ शब्दों को बीच में से निकाल के आप अपनी स्टेटमेंट्स बनाओगे। स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, फिर उसके बाद जो है एसपीएस लगाना पड़ता है, फिर फर्दर बहुत सारे स्टेप्स हैं, उससे आप अपना टूल फाइनली जो है वो डाटा कलेक्ट करके ढूंढवा सकते हैं। And then what are the main data collection methods? Data collection कैसे कर सकते हो आप? You can go for interview also, you can go for group interviews, structured interviews, unstructured interviews. You can go for survey also. आप ऑनलाइन सर्वे भी ले सकते हो। ऑनलाइन कैसे ले सकते हो? थ्रू ईमेल के क्वेश्चनर भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, बहुत सारे बच्चे आजकल भेजते हैं, जैसे थ्रू द टेलीग्राम और सोशल मीडिया की हमारा ये क्वेश्चनर भर दो। ऑब्जर्वेशन से भी आप ले सकते हो, लेट्स सी, यू कैन ऑब्जर्व द पॉपुलेशंस। आप मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ऊपर काम कर रहे हो, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ऊपर आप काम कर रहे हो उनके प्ले वे मेथड से, ओके, लेट्स सी, तो आप उनको ऑब्जर्व ही करोगे, यू हैव टू स्टे ओवर देयर इन द स्कूल टू ऑब्जर्व देम। तो डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स किसमें है? ज्यादातर हिस्ट्री में होती है, जिसमें हम जो है ऑलरेडी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होते हैं, तो वहां से हम नॉलेज को कलेक्ट करके जो है अपने थीसिस में यूज करते हैं। तो व्हाट आर द केस स्टडी? केस स्टडीज आर द इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ स्टडी होती है, किसी एक बंदे को हम टारगेट कर देते हैं, उस बंदे को टारगेट करके वी जस्ट फोकस ऑन दैट पर्सन, और उसकी हम पूरी हिस्ट्री, उसकी बायोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग वी जस्ट वांट टू नो, जो हमारे कंटेंट के मुताबिक हमें चाहिए। अब एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका, दैट इज योर प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म क्या है? थीसिस लिख लिया, मान लीजिए मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, व्हाट दे डू, थीसिस के लिए रिव्यू के लिए कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और जब बाद में थीसिस की वैल्यूएशंस होती है तो प्लेजरिज्म रिपोर्ट बहुत ज्यादा आ जाती है, तो एकदम से टेंशन में हो जाते हैं कि अब इसको कैसे कम करें। तो इसका बेटा जो है देयर आर सम टिप्स आल्सो, और बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग एनीथिंग रिलेटेड टू योर टॉपिक, उसको ऐसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसको पढ़िए। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते नहीं है। इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल द किड्स, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी, मे बी आई वाज डूइंग द सेम थिंग। हम पढ़ते नहीं है, वी डोंट हैव टाइम टू रीड। अगर आप उसको रीड आउट करोगे, just close your eyes, try to recall the things, what information is given in that particular paragraph or stanza, फिर उसको आप अपने ही शब्दों में टाइप करना शुरू कर दीजिए, अपने ही शब्दों में लिखना शुरू कर दीजिए। टाइप की भी जरूरत नहीं है, आजकल तो स्पीच वो वॉइस टेक्स्ट चल रहा है, वहां पे जाइए, बोलिए और लिखते जाइए। आपके टाइम में तो बहुत नई नई इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है टू सेव योर टाइम। तो जब हमारे टीचर हमारे से बात करते थे तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते थे कि उनके टाइम पे तो टाइपिंग भी नहीं होती थी, उनको सब कुछ लिखना पड़ता था खुद हाथ से। अब तो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये चीजें भी हैं, तो अपने शब्दों में उसको लिखिए, तो कभी भी कोई भी प्लेजरिज्म नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, समझना और उसको लिखना। कॉपी पेस्ट मत कीजिए, अवॉइड कॉपी पेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम अपनी सोच को दबा रहे हैं। जब हम किसी का कंटेंट उठा के उसको एज सच लिख रहे हैं, तो हमारे अंदर वी ऑल आर हैविंग वेरी गुड थॉट्स, गुड अंडरस्टैंडिंग, वो चीज कहीं ना कहीं दब रही है, हमने उसको दबाना नहीं। लेट्स सी, हार्डली अभी आपने देखा होगा थ्रू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एग्जाम भी क्या हो रहे हैं, एमसीक्यू टाइप में हो रहे हैं। जब सब कुछ ऑफलाइन हो जाएगा
तब आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें लिखने की आदत नहीं रही है अभी। वी वांट टू डू एवरीथिंग ऑन द फोन और ऑन द लैपटॉप। कितने बच्चे हैं हार्डली जो व्हेनेवर योर टीचर डिलीवर लेक्चर, आप पेन डाउन करते हो आप में से? हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग नोट्स, मेकिंग नोट्स व्हेन योर टीचर इज गिविंग लेक्चर? यस, कोई लिखता है साथ के साथ या सिर्फ सुनते हो? Yes, ma'am. Writing. Yes, ma'am. Writing also. वेरी गुड, वेरी गुड। इफ यू आर राइटिंग इट्स वेरी गुड। Yes, ma'am. ओके, गुड। यस, तो लिखिए, कोई भी आदत छूटनी नहीं चाहिए। अच्छी आदत नहीं छूटनी चाहिए, बुरी आदत बिल्कुल छूट जाए वो अलग बात है। तो अच्छी आदतों को मत छोड़िए, पेन डाउन कीजिए, लिखिए, मेक योर नोट्स, क्योंकि कई बार एक शब्द से ही आपको जो है एक वेरिएबल मिल जाता है। कई बार हम किसी से बात करते हैं, बातों बातों से हमें उनसे कोई ना कोई नई चीज मिलती है, कोई वेरिएबल सिलेक्ट करने के लिए हमें जो है एक दिशा मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, सो कॉपी पेस्ट नहीं करना। देन नेक्स्ट, यूज अ रेंज ऑफ सोर्सेस। Use a range of sources means do not stick yourself to one thing only. अलग अलग चीजों में जाइए, अलग अलग सोर्सेस से बात कीजिए। लेट्स सी, अभी मैंने आपको 3-4 साइट्स दिखाई हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड अगर आप 3-4 जो है साइट से रिसोर्सेस को कलेक्ट करते हो, फिर दोनों को मिक्स कर देते हो, आइडियाज को मर्ज कर देते हो, कभी प्लेजरिज्म नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, और समथिंग न्यू विल बी देयर। ओके, बिकॉज अब आपका क्या होगा, उस दो चीजों को मिक्स करने में आपने अपना क्या आइडिया लगाया है, वो चीज एक नई चीज बन जाएगी। तो इम्पोर्टेंट जो है सोर्सेस को जो अवेलेबल है उनको याद रखिए और उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए और अपनी लैंग्वेज में उसको कीजिए। डेवलप योर ऑन स्टाइल, आपका खुद का अपना स्टाइल होना चाहिए। ओके, सो योर ऑन स्टाइल मैटर्स अ लॉट। इफ यू विल कॉपी अदर्स थिंग्स तो वो बात नहीं बनेगी। और एक चीज और, लेट्स सी आप में से कुछ आर्टिकल्स भी लिख रहे होंगे, पेपर भी लिख रहे होंगे जर्नल्स में, तो हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शंस में भी हम सारे का सारा सामान दूसरे का उठा के रख लेते हैं, बाकी तो रखना लिखना है, लिटरेचर रिव्यू में तो लिखना है। तो दूसरा जो है, व्हेन समवन इज गोइंग टू यूज योर पेपर, तो हाउ ही और शी विल कंट्रीब्यूट योर पेपर, वो क्या इंफॉर्मेशन देंगे। सो डिफाइन थिंग्स, लेट्स सी मोटिवेशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया मोटिवेशन क्या होती है, अब अपने शब्दों में मोटिवेशन को डिफाइन कीजिए, दैट विल बी योर ऑन। सो अगर आप खुद अपने से एक डेफिनेशन बनाओगे, उसको अपने रिसर्च पेपर में लिखते हो, तो दैट विल बी काउंटेड हियर। रिसर्च की डेफिनेशन बनाइए, आपको रिसर्च के ऊपर क्लैरिटी है तो रिसर्च की डेफिनेशन बनाइए, क्या होती है रिसर्च। बाय रीडिंग अदर्स, योर ऑन वर्ड्स, दैट विल बी योर वर्ड, दैट विल बी योर, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये सब चीजें जो है आपने करना है। अच्छी क्वालिटीज के गुड नोट्स बनाइए, खुद लिखिए, जब भी आप फ्री होते हो कुछ ना कुछ लिखिए, दिन में एक बार अपने आप को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, चीजों को जोड़िए, एक्सपीरियंस लीजिए और उससे रिलेटेड जो है लिखना शुरू कीजिए। ये नहीं है कि जब थीसिस का काम है, रिव्यू का काम है, तो बस जब फाइनल होगा तभी करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो ऐसा काम है कि आप अगर बात करो थीसिस जिस दिन आपने सबमिट करवाना है, उससे 2 दिन पहले भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ओके। देन नेक्स्ट इज यस, वन इज यस, कोटेशन मार्क्स। तो कई जगह आप कोटेशन, अगर आप किसी का कोई आइडिया एज सच लिख रहे हो तो आप कोटेशन यूज कर सकते हो, तो कोटेशन यूज करके आप प्लेजरिज्म से बच सकते हो। नाउ पीएचडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ करियर, आप कहाँ काम कर सकते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे हमारे पास, आप स्कूल में साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप काउंसलर बन सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर लग सकते हो, आप साइकोलॉजी में रिसर्चर कर सकते हो, आप ग्रांट प्रपोजल लिख सकते हो। यू कैन राइट डाउन ग्रांट प्रपोजल इफ यू हैव अ गुड इनोवेटिव आइडियाज। आपके पास अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हैं तो आप के ऊपर प्रपोजल लिखिए, सबमिट करवाइए आईसीएसआर की साइट पे जाके या और ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशंस की साइट पे जाइए, तो आपको ग्रांट मिलेगी और आपको पैसे मिलेंगे। आप मेजर के लिए जा सकते हो, आप माइनर के लिए भी जा सकते हो। ट्रेनिंग दे सकते हो आप एज अ डेवलपमेंटल मैनेजर की तरह काम कर सकते हो। ये कुछ थोड़े से प्रोफेशन है, इसके अलावा बहुत बड़े प्रोफेशन और भी बहुत सारी चीजें। आप कंटेंट राइटर बन सकते हो,
आजकल तो कंटेंट राइटर इज वन ऑफ द प्रोफेशंस रनिंग ऑन, ओके। तो कंटेंट राइटर बन लीजिए आप, जो है प्रोफाइल अपडेशंस बन सकते हैं कि कैसे आप लोगों की प्रोफाइल को, रिज्यूम राइटर्स बन सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कुछ भी जो है अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। देन एक है आपका साइकोमेट्रिशियन, आप साइकोमेट्रिशियंस बन सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं कि जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने ड्यूरिंग पीएचडी अपनी नॉलेज ली है, कोर्स वर्क के दौरान आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट करनी है, असेसमेंट कैसे करना है, टूल कैसे बनाना है। अच्छा सोचिए आपने टूल बना लिया, ओके, तो आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। आजकल जो है लोग वैसे तो खुद ही अपना एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद करोगे तो सीखोगे। तो कई बार आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ अदर्स। SPSS पे कैसे एनालिसिस करना है आप वो कर सकते हैं, ओके। तो ये वो चीज है, टूल बना सकते हो। लेट्स सी किसी को टूल बनवाना है तो आप जो है वो टूल बना के उसको दे सकते हैं। फर्दर वो अपने ये जो है साइकोमेट्रिक्स की एक वन ऑफ द फीचर्स है। इसके अलावा आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया। आप जो है यस आप असेसमेंट्स भी बना सकते हो। असेसमेंट मीन्स किसी स्कूल को इवेल्युएशन क्राइटेरिया चाहिए, ओके, एग्जामिनेशन पैटर्न चाहिए, तो आप वो भी बना के दे सकते हो। मीन्स ऑनलाइन क्वेश्चन बना सकते हो आप, तो उसमें भी आप अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यू नो वो बहुत ज्यादा जो है प्लेइंग वेरी एक्टिव रोल इन द करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम फ्रेमवर्क में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टर बन सकते हो करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए। और इसके अलावा आप जो है चैप्टर्स लिख सकते हो डिस्टेंस के लिए। लेट्स सी कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं डिस्टेंस एजुकेशन के लिए वो चैप्टर्स मांगती हैं, उन्होंने नोट्स बनाने होते हैं। SLM सेल्फ लर्निंग जो है वो मेथड्स, जो आपके मटेरियल होते हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, तो वहां पे आप चैप्टर्स लिख सकते हो। उसके लिए आपको अच्छी खासे पैसे भी मिलते हैं, ओके। सो अगर आपका यू हैव अ गुड कमांड ऑन योर कंटेंट, ओके, यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, देन जो है वो करियर है, आप इसमें भी जा सकते हैं। So with this, we have done with all the things. So now, still I think we have a lot of time, so we can use that for the discussion only. So whatever we have discussed, if you have any doubt with respect to that, then you can discuss for that one also. आप उससे भी बात, उसके रिलेटेड मेरे से बात कर सकते हो। और अभी जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और जो कुछ हमने किया है उससे रिलेटेड भी हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर शैलेंद्र, आई थिंक आई हैव